तो समझते हैं तो इसका मतलब किसका सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है? कोहलर का सिद्धांत काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम गणित को लगा रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर हमने पूरी समस्या का प्रत्यक्षीकरण किया, यानी पूरी समस्या को देखा, यानी उस सवाल को बारीकी से देखा, और बारीकी से देखने के बाद उस सवाल को हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। फिर क्या हुआ, एक दूसरे से हमने संबंध स्थापित किए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हम कई छोटे छोटे रूपों में विभाजित कर लेते हैं, और ये जितने भी विभाजन हैं ये सारे विभाजन उद्दीपन कहलाते हैं। सारे विभाजन क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। फिर इन्हीं छोटे छोटे भागों में हम एक दूसरे से क्या करते हैं? संबंध देखते हैं, यानी संबंध निकालते हैं, और संबंध निकालने के बाद बच्चों हम लोग समस्या का समाधान अचानक समस्या। यानी जब हम गणित पढ़ते हैं और कोई सवाल हमसे नहीं लगता है तो हम उस सवाल को देखते हैं बहुत देर तक, और उसके प्रत्येक भाग को एक दूसरे से संबंधित करते हैं कि कहाँ गलती हो गई। और जब तक पूरा सवाल हम नहीं देखते हैं तब तक हमको गलती नहीं पता चलती है, और जब पूरा सवाल हम देखते हैं तो हमें गलती पता चल जाती है, और फिर वह गलती हमको अचानक पता चलती है, यार यहाँ पर हमने गलती कर दी। तो कोहलर के सिद्धांत में भी यही है कि समस्या का समाधान या सीखना ये अचानक होगा, एकाएक होगा, और सबसे पहले परिस्थिति को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना होगा, और फिर उस परिस्थिति को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना होगा जो प्रत्येक उद्दीपन होंगे, और वो उन उद्दीपनों में संबंध स्थापित किया जाएगा, फिर जाके समस्या का समाधान होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में हम फिर से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जो कोहलर का प्रयोग है वो क्या है बच्चों, देखा जाए। कोहलर का दो तरह का प्रयोग मिलता है, एक बॉक्स संबंधी प्रयोग और एक छड़ी संबंधी प्रयोग। ध्यान से समझिएगा। कोहलर का प्रयोग हमने आपको बताया कि कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो कैनारी द्वीप पर किया था, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक वन मानुस पर किया था। इन्होंने क्या किया बच्चों कि एक कमरा है, अब समझिएगा, एक कमरा है, उस कमरे में इन्होंने एक बनमानुस को बंद कर दिया। इस बनमानुस को भूख लगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको भूख लगी है तो इसका मतलब है इसके अंदर आवश्यकता है, नीड है। यानी इसका मतलब ये हो गया, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कि जब तक किसी बालक को कोई आवश्यकता नहीं होगी या किसी बालक के सामने कोई समस्या नहीं होगी तब तक उस बालक को सिखाया नहीं जा सकता है। किसी को तभी सिखाया जा सकता है जब उसके अंदर सीखने की आवश्यकता या सीखने की समस्या महसूस हो रही है। आप किसी को कहिए कि किसी भी को भी पकड़कर मनोविज्ञान पढ़ा दिया जाए, एक समोसे वाले को पकड़कर मनोविज्ञान पढ़ा दिया तो वो नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि ना तो उसकी मनोविज्ञान में कोई समस्या है और ना मनोविज्ञान पढ़ना कोई आवश्यकता है। तो किसी बालक को तभी सिखाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बनमानुस को भूख लगी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बनमानुस को आवश्यकता है भोजन की। अब यहां पर एक केला लटका दिया गया छत पर और बॉक्स रख दिया गया। अब ये बनमानुस पहले प्रयास करता है लेकिन केले तक नहीं पहुंच पाता है। फिर क्या करता है? अब ये पूरा कमरा इसके लिए एक समस्या का काम कर रहा है। ये बनमानुस इस केले तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब इसने जो प्रयास किया तो इसका प्रयास निरर्थक रहा, यानी ये यहां पहुंच नहीं पाया। फिर क्या हुआ? इसने पूरे कमरे की लंबाई देखी, इसने इस बॉक्स की लंबाई देखी, इसने अपनी लंबाई देखी, यानी कि बनमानुस की लंबाई एक उद्दीपन, कमरे की लंबाई दूसरा उद्दीपन,
बॉक्स की लंबाई, तीसरा उद्दीपन। यानी इसने कमरे की संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन किया और उसमें जो परिस्थिति को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया और फिर इसने क्या किया, अपनी लंबाई और बॉक्स की लंबाई को जोड़ लिया, यानी दो उद्दीपन के बीच में संबंध स्थापित किया। इसीलिए इनके सिद्धांत को उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अचानक इसके दिमाग में बात आई, क्यों? क्योंकि इसने कमरे का संपूर्ण रूप से अवलोकन कर लिया और कमरे की प्रत्येक परिस्थिति का इसने प्रत्यक्षीकरण कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, संपूर्णता और प्रत्यक्षीकरण। कमरे का संपूर्ण रूप से अवलोकन किया और प्रत्यक्षीकरण कर लिया और फिर बॉक्स पर चढ़ा और केले को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो यानी इसकी जो समस्या का समाधान हुआ, क्या हुआ, अचानक हुआ। और इसकी जो समस्या का समाधान हुआ वो मानसिक हुआ। यानी इसने चिंतन किया होगा, सोचा होगा, समझा होगा, लंबाई देखी होगी, समायोजन किया होगा, तमाम मानसिक क्रियाएं इसने की होंगी। लेकिन इसने मानसिक क्रियाएं तब की जब इसने संपूर्ण रूप से अवलोकन कर लिया। यह है कोहलर का प्रयोग, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है बच्चों कि कोहलर का जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक प्रयोग क्या है। तो सीखने यानी शैक्षिक प्रयोग अगर हम देखें बच्चों, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में या अगर हम कहें शिक्षण में, तो शिक्षण में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो कोहलर का सिद्धांत प्रयोग होता है। यानी कि स्किनर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलो का सिद्धांत और कोहलर का सिद्धांत, इन सिद्धांतों में सिखाने की जो प्रक्रिया है वो कोहलर के सिद्धांत की सबसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन यह केवल उन्हीं बालकों के लिए है जो बालक मानसिक रूप से परिपक्व होगा। यानी जो बालक मानसिक रूप से कमजोर है, यानी मंद बुद्धि के बालक, तो कोहलर का सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए नहीं है। वो मंद बुद्धि बालकों के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, क्योंकि वो रटने पर बल देता है। यानी मंद बुद्धि के बालक ही रटते हैं, लेकिन जो अन्य बालक हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जिनका मानसिक विकास अच्छा है, वो रटने पर बल नहीं देते हैं बल्कि समझने पर बल देते हैं। तो मानसिक रूप से जो बालक परिपक्व हैं, उनके लिए कोहलर का सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोहलर के सिद्धांत से शिक्षण आसान हो जाता है। दूसरी चीज ये है बच्चों कि कोहलर का सिद्धांत पूर्ण से अंश की तरफ बल देता है। परिस्थिति को संपूर्ण रूप से पहले पढ़ाया जाए, फिर या परिस्थिति को संपूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण किया जाए, उसके प्रत्येक भाग को देखा जाए, फिर संबंध स्थापित किया जाए, फिर समस्या का समाधान कर लिया जाए। दूसरा अगर देखा जाए बच्चों, तो सीखने का जो अंतरण है, यानी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो कोहलर के सिद्धांत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तीसरी चीज, समस्या समाधान की प्रवृत्ति। समस्या समाधान की प्रवृत्ति, ये भी सबसे ज्यादा कोहलर के सिद्धांत में है। अगर हम देखें बच्चों, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, तो जो अपसारी चिंतन है ये भी कोहलर के सिद्धांत में, क्योंकि ये कुछ नया है, नई चीज है और ये मानसिक रूप से है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये है हमारा कोहलर का सिद्धांत। अगर हम देखें तो ये सिद्धांत शैक्षिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इस पर सवाल पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा और जहां ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। और अब आप इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद एक बार दो बार देख लीजिएगा, फिर आपके पास जो भी किताबें हों उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका काम ये है कि प्रीवियस ईयर में, चाहे सीटेट हो, चाहे टैट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, आपका प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन हो उसको लगाने का प्रयास करिएगा। नहीं लगेगा तो आप हमको बताइएगा, हम उसको क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। हालांकि क्वेश्चन हम कराएंगे, है ना। 2-3-4 दिन से वीडियो हमारा नहीं आया किसी कारणवश, लेकिन अब वीडियो हमारा रोज आता रहेगा और आप इसको देखते रहिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए जितना कर पाइए। जितने बच्चों को ये मिलना चाहिए, जितने बच्चों का लाभ हो पाए उतने बच्चों के पास इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।